जब से लोकसभा 2024 के चुनावी परिणाम आए हैं तब से आरएसएस की ओर से बीजेपी पर कई हमले किए जा रहे हैं और कई राजनीतिज्ञों का मानना है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और साथ ही यह भी जोड़ा जा रहा है कि जब से इस बार भाजपा अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई तो आरएसएस की ओर से बीजेपी पर कई तल्ख टिप्पणियां करना आम हो गया है। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा का खासतौर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक नुकसान हुआ और वहीं इन दो राज्यों में आरएसएस की सबसे अधिक पकड़ है। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा लोकसभा चुनाव में आरएसएस के कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं साधा गया। इसी के कारण बीजेपी को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। वहीं ये सब आरोप आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में संगठन के सदस्य रतन सारदा के द्वारा लिखे गए एक लेख में लिखा गया और साथ ही इस लेख में रतन सारदा लिखते हैं कि भाजपा के कई नेताओं के अति आत्मविश्वास के चलते ही भाजपा को इस बार सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। वहीं इस लेख के अलावा भी अन्य आरएसएस के नेता भी मुखर होकर भाजपा पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को भगवान राम का न्याय बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं इन्होंने सत्ताधारी दल भाजपा को अहंकारी भी बताया है और साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी लपेटे में लेते हुए उन्हें राम विरोधी कहा है। आपको बताते चलें, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने जयपुर में आयोजित राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन में यह व्यक्तित्व पेश किया था। वहीं जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तब उसके कुछ दिन बाद ही मोहन भागवत ने भी बीजेपी पर भी कटाक्ष किया था, जहां उन्होंने कहा था कि मणिपुर पिछले 1 साल से शांति बहाली होने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। जहां अब यह सरकार का कर्तव्य है कि इस संघर्ष को समाप्त करे और शांति बहाली की ओर ले जाए। वहीं मोहन भागवत ने कहा था कि एक सच्चा सेवक मर्यादा बनाए रखता है। वह काम करते समय मर्यादा का पालन तो करता ही है और साथ ही उसमें अहंकार नहीं होता कि वो यह मानने लगे कि उसने ही अकेले काम किया है। वहीं भागवत आगे कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति सच्चा सेवक है जिसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं हो। वहीं मोहन भागवत की इस टिप्पणी को कई राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मोदी ने पिछले कई अवसरों में खुद को प्रधान सेवक बताया था। तो विशेषज्ञों ने भागवत के इस बयान को नरेंद्र मोदी की आलोचना से जोड़ दिया। वहीं आरएसएस की ओर से यह तक कहा जा रहा है कि वे चाहते थे कि भाजपा को इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करते हुए चुनाव लड़ना था, जिनमें मोदी की लोकप्रियता, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही सांस्कृतिक सभ्यता जैसे मुख्य बिंदुओं पर इस बार का चुनाव लड़ना था। लेकिन इसके ठीक उलट इस बार के चुनावों को सिर्फ मोदी की गारंटी तक ही सीमित कर दिया गया। वहीं चुनावों के ठीक बीच ही जेपी नड्डा ने भी इंडियन एक्सप्रेस पर ऐसा बयान दिया था जिससे यह भी माना जा रहा है कि यह बयान आरएसएस को काफी चुभा है। जहां जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा के पास अब तो माकूल रूप से एक संगठनात्मक ढांचा है और साथ ही अब भाजपा किसी भी प्रकार से आरएसएस पर पहले की तरह अब ज्यादा निर्भर नहीं है। तो इस बयान ने भी भाजपा और आरएसएस के बीच थोड़ा लकीर तो बना ही दी है और भाजपा अध्यक्ष के इस बयान के बाद ही चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि संघ ने इस बार उत्तर प्रदेश के साथ ही पश्चिम बंगाल में भाजपा का पिछली बार की तरह समर्थन नहीं दिया। और साथ ही नड्डा के कथित बयान से आरएसएस के वर्कर्स को तो काफी चोट पहुंची थी और इस कारण उन्होंने चुनावी प्रचार से अपना हाथ पीछे खींच लिया और इसका खामियाजा भाजपा को दोनों राज्यों में करारी हार के रूप में मिला और साथ ही लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला। वहीं यह भी माना जा रहा है कि भाजपा में लगातार दल बदलों के जुड़ने से आरएसएस को भीतर ही काफी परेशानी महसूस हो रही है और साथ ही संघ को यह भी लग रहा है कि आरएसएस की मूल विचारधारा से ठीक इतर किसी भी विचारधारा के लोगों ने आरएसएस और बीजेपी में खाई पाट दी है, जिससे संघ का भाजपा के साथ जुड़ाव कमजोर होता दिख रहा है। वहीं संघ का यह भी मानना है कि भाजपा के 400 पार के नारे ने भी चुनावी नतीजों में काफी नकारात्मक प्रभाव डाला है और साथ ही विपक्ष के आरक्षण और संविधान के खतरे जैसे मुद्दों पर भी भाजपा बैकफुट पर नजर आई और विपक्षी गठबंधन को इसका भरपूर फायदा मिला। वहीं आपको बताते चलें, यह पहली बार नहीं है जब भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हुई है। इससे पहले भी एक समय अटल जी और संघ के रिश्तों में कुछ खटास आई थी। वहीं उस समय सर संचालक केएम सुदर्शन थे और उस समय संघ के साथ ही सहयोगी संगठन भी अटल जी के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर व्यक्तिगत हमले करने से भी नहीं चूकते थे।
वहीं संघ भी मोदी की कार्यशैली से भी वाकिफ है। जब एक समय आरएसएस और मोदी के बीच मनमुटाव का दौर शुरू हुआ था, जब मोदी ने किस प्रकार से संजय जोशी को संगठन महामंत्री के पद से हटवाया था, तब उस समय नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष थे और नरेंद्र मोदी तब तक कार्यकारिणी बैठक में नहीं आई जब तक संजय जोशी कार्यकारिणी में बने रहे। वहीं मोदी के इसी दबाव के चलते संजय जोशी को विवश होकर इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं ये दबाव यहीं तक सीमित नहीं था। इसके बाद भी जब संजय जोशी को 2012 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारियां मिली, तब भी नरेंद्र मोदी ने अपना वीटो लगा दिया था। वहीं नरेंद्र मोदी की इसी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए मोहन भागवत ने अपना बयान रखा, जहां उन्होंने कहा कि जितनी महत्ता सरकारी पक्ष की है, ठीक उतनी ही प्रतिपक्ष की भी है। तो इससे यही संदेश निकल कर आता है कि सरकारी पक्ष को ही, यानी नरेंद्र मोदी को एक तरीके से मोहन भागवत संदेश देना चाहते हैं कि वे अपनी कार्यशैली में बदलाव करें। जहां एक और देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में विपक्षी दलों के साथ कितनी ही बैठकें करी, और तो और सैकड़ों बिल ऐसे भी हैं जिन्हें बिना सर्वदलीय संसदीय कमेटी में जाए बगैर सीधे बाईपास करके पास करवाए गए। वहीं नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में कितनी ही बार मीडिया से रूबरू हुए हैं, और तो और संसद के सेंट्रल हॉल में भी मीडिया का प्रवेश भी वर्जित कर दिया है। वहीं यह भी सच है कि नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में आरएसएस और भाजपा के एजेंडों को भी लागू करने में रुचि ली है, जहां 370 का हटना भी मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और साथ ही 10 सालों के अंदर ही राम मंदिर का बनना, काशी कॉरिडोर के बनने और पड़ोसी देशों से सताए हुए हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देने जैसे कानून भी बनाए हैं। वहीं संघ सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर नहीं चलता, इससे इतर दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की फिलॉसफी को भी मानता है, जो भाजपा के मूल एजेंडे में भी है। लेकिन अंत्योदय को लेकर कितना काम हुआ है, इसको लेकर भी संघ चिंतित है। जहां पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी चुनावी नतीजों के आने के बाद गरीबों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने की ओर भी कहा था, जहां संघ के साथ ही नायडू का इशारा साफ था कि मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में अंत्योदय पर इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जहां मोदी दावा करते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसे लेकर संघ के वरिष्ठ लोग मोदी को संदेश देना चाहते हैं। वहीं चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी ने दर्जनों इंटरव्यू दिए। वहीं उन्हीं में से एक इंटरव्यू में जब मोदी से प्रश्न किया गया कि गरीबों और अमीरों में एक खाई बढ़ती जा रही है, तो मोदी ने इसके जवाब में चिंता करने के बजाय बड़े ही मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि क्या करें, सबको गरीब बना दें क्या। तो इससे यही निकल कर आता है कि भाजपा सरकार अंत्योदय को लेकर खासा प्राथमिकता देने के मूड में नहीं है। वहीं संघ के चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी को संदेश देना यह भी दर्शाता है कि संघ सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर नहीं चलता, बल्कि देश हित को पहले एजेंडे पर रखता है। जहां संघ स्वदेशी के एजेंडे पर पूछता है कि क्या मोदी सरकार ने इसको लेकर इतना काम किया। जहां 2019 से लेकर 2024 तक चीन को निर्यात सिर्फ $16 बिलियन प्रतिवर्ष पर ही झूलता रहा है, वहीं दूसरी ओर हम चीन से प्रतिवर्ष 70.3 बिलियन से बढ़कर $101 बिलियन तक आयात कर रहे हैं। यानी सिर्फ वोकल फॉर लोकल के नारे लगाने मात्र से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। वहीं इसके बाद भी मोहन भागवत ने अपने संवाद में इस बात पर जोर दिया कि संसद में सभी को सर्वानुमति को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं इसी संवाद में उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की कि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रचार ऐसा हुआ कि जैसे किन्हीं दो दुश्मनों के बीच जंग चल रही हो, और साथ ही सरसंघचालक के दिमाग में भाजपा अध्यक्ष का बयान भी चल रहा होगा, जहां एक और चुनाव के दौरान निस्वार्थ भाव से संघ प्रचारक काम कर रहे थे, लेकिन इसके ठीक विपरीत जेपी नड्डा ने कह दिया कि संघ की अब पहले की तरह जरूरत नहीं है। इस तरह से जेपी नड्डा का यह कह देना कि अब संघ की जरूरत नहीं है, इस बयान से जेपी नड्डा भी बच सकते थे। इसी को लेकर मोहन भागवत ने अपने संवाद में यह बात दोहराई कि सब लोगों को अपना अपना काम है, हम अपना काम करते रहेंगे। यह भी एक तरीके का नरेंद्र मोदी के लिए संदेश ही था। वहीं आरएसएस के तमाम नेताओं की टिप्पणी पर भाजपा ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है, लेकिन विपक्षी दल आरएसएस की टिप्पणी को लेकर मजे खूब ले रहे हैं, जहां विपक्षी पार्टी मोदी और शाह पर निशाना साधते दिख रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें, आरएसएस संगठन का इतिहास 98 साल से भी पुराना है, जिसकी जड़ें देश के लगभग 95% भूभाग तक फैली हुई हैं। वहीं देश भर में संघ की लगभग 73,117 शाखाएं हैं, और साथ ही पूरे देश भर में आरएसएस से करीब 60 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हैं। साथ ही आरएसएस के द्वारा 20,000 से भी ज़्यादा स्कूल पूरे भारत के भूभाग में चलाए जाते हैं। इस प्रकार आरएसएस और भाजपा के बीच बढ़ते तनाव से यह स्पष्ट होता है कि दोनों संगठनों को अपने संबंधों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। आरएसएस के विचारक और नेता भाजपा की हार के लिए उसकी रणनीति और कार्यशैली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं भाजपा को अब इस बात पर विचार करना होगा कि कैसे वह आरएसएस के साथ अपने संबंधों को सुधारते हुए भविष्य की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है।
आरएसएस और भाजपा के बीच यह मतभेद एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां दोनों संगठनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने साझा उद्देश्यों को पूरा कर सकें। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इन दोनों संगठनों के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं और इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है।